नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। यूपी टेट की परीक्षा के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कम टाइम में अधिक से अधिक रिवीजन आप लोगों को मैं कराऊंगा। पेपर 2 एसएसटी जूनियर की सामाजिक विज्ञान में आपके सिलेबस में म्यूजिक भी दिया गया है। म्यूजिक से भी पेपर में आपको 2 से 4 क्वेश्चन अधिकतम देखने को मिल जाएंगे। 2 से 4 नंबर इस वीडियो के माध्यम से आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जितना आपका सिलेबस दिया गया है, सिलेबस में जितने भी आपके टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक को टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको कंप्लीट थ्योरी कराने वाला हूँ। इस वीडियो के अतिरिक्त आपको किसी भी किताब को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी वीडियो वगैरह देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रत्येक चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। यूपी टेट के एसएसटी के सिलेबस में संगीत के टॉपिक एक तो आपका है स्वरों का ज्ञान, तो सबसे पहले स्वरों का ज्ञान आपको होना चाहिए। दूसरा है राग का परिचय, 2 टॉपिक इस प्रकार से हैं। तीसरा टॉपिक आपका है संगीत में लय ताल का ज्ञान, तीव्र मध्यम वाले राग, वंदना गीत, झंडा गान, देश गान, देश गीत, भजन, वन संरक्षण, वृक्षारोपण, क्रियात्मक गीत। सिलेबस आपका ये है। सिलेबस में मुख्य तौर पे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूं। एक तो आपके स्वर ज्ञान से भी देखने को मिल सकता है एक क्वेश्चन, ठीक है ना। एक आपका राग परिचय से देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितना आपका सिलेबस में टॉपिक दिए गए उनसे तो आ ही सकता है ना एक एक क्वेश्चन। एक नहीं तो 2 टॉपिक को मिलाकर के एक क्वेश्चन आ सकता है ना। 2 नंबर तो आपके यहीं से पक्के हो जाएंगे। तीसरा ये वाला इंपॉर्टेंट है, तीव्र मध्यम वाले झंडा गीत से हमेशा एक क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान से कौन रचयिता, कितने सेकंड की अवधि, है ना। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस इस वीडियो के माध्यम से द एंड करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्वर की, क्योंकि सिलेबस का पहला ही टॉपिक आपका स्वर दिया गया है। स्वरों का ज्ञान। स्वर क्या होता है? स्वर क्या है? संगीत में जो मधुर ध्वनि कानों को अच्छी लगे उसे स्वर कहते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में कुल 7 शुद्ध स्वर हैं। कितने शुद्ध स्वर हैं? 7 शुद्ध स्वर हैं। यूपी टेट के पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में कुल शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 7 आपके कुल शुद्ध स्वर हो जाएंगे। टोटल होते कितने हैं स्वर? टोटल आपके 12 स्वर होते हैं। कितने? 12 स्वर होते हैं, जिसमें 7 आपके शुद्ध हो गए, 5 आपके अशुद्ध हो गए। ठीक, ये बात इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे सप्तक के 7 शुद्ध स्वर की। 7 शुद्ध स्वर कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धी, नी। ये शुद्ध स्वर है। अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध स्वर नहीं है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए शुद्ध वाले कौन से। नीतक है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। यहाँ तक आपके ये 7 शुद्ध स्वर हो गए। यहाँ पर इनको समझ लो, क्रमानुसार यहाँ पर 7 स्वर आपके बताए गए हैं। पहला क्रम किसका आएगा? पहला क्रम सा का आएगा, ठीक है ना। पहला क्रम किसका आएगा? यहाँ पर इस प्रकार से समझो, पहले नंबर पर सा आएगा, दूसरे नंबर पर रे आएगा, तीसरे नंबर पर गा आएगा, चौथे नंबर पर आपका मा आएगा, और 5वें नंबर पर आपका पा आएगा। ठीक, 6वें नंबर पर धा आएगा, और 7वें और अंतिम शुद्ध स्वर की बात की जाए नी आपका आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपने इन 7 शुद्ध स्वरों को जाना है ना। 7 शुद्ध स्वरों को आपने यहाँ पर जान लिया। अब मैं बात करूं स्वरों के प्रकार की। किसकी? स्वरों के प्रकार की मैं बात आपसे करता हूं। शुद्ध स्वर मैंने क्या बताया आपको? 7 आपके शुद्ध स्वर होते हैं। विकृत या अशुद्ध स्वरों की संख्या आपकी 5 होती है। यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिए, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये 7 स्वर आपके कैसे हो गए? शुद्ध हो गए, एकदम प्योर हो गए। ठीक, और विकृत कितने हैं? 5 हैं आपके। कोमल रे, कोमल रे, कोमल गा, तीव्र मा, कोमल धा, कोमल नी, ये क्या है? विकृत है। ठीक है ना। पहले वाले धा शुद्ध में और अशुद्ध अर्थात विकृत में यहाँ पर कोमल लगा है, इसलिए दोनों में अंतर है। कोमल रे, कोमल गा, कोमल मा, कोमल धा, कोमल नी, ये विकृत आपके 5 स्वर होते हैं। ठीक है ना। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की। यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर क्या आप लोगों को ध्यान में रखना है, सा और पा कभी कोमल या तीव्र नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सा और पा, जो सा हो गया और आपका ये पा हो गया, है ना, ये कोमल कभी होते ही नहीं है, ना ही तीव्र होते हैं, ना ही कोमल होते हैं, ना ही ये आपके तीव्र होते हैं। और यूपी टेट के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कुल मिलाकर भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर हैं? टोटल कितने हैं? टोटल आपके 12 हैं, जिसमें 7 शुद्ध हैं, 5 आपके अशुद्ध हैं। ये छोटी छोटी बातें ही आपसे पूछी जाएंगी,
सिलेबस में पूरा आपका संगीत जगत नहीं दिया गया है, गिने चुने 2-3 टॉपिक है, बस उन्हीं को आपको अच्छे से कवर कर लेना है, वो मैं आपको यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पर सप्तक की बात करें, ऑक्टेव की बात करें। सप्तक, सप्तक क्या होता है? एक सा से अगले सा तक के स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। यहाँ पर आपने क्या समझा? एक सा से अगले सा तक के स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप ऑफ ऑक्टेव, 3 टाइप के सप्तक होते हैं। एक आपका होता है मंद्र सप्तक, नीचे के स्वरों को बोलते हैं। मध्य सप्तक सामान्य स्वर के होते हैं। ताड़ सप्तक ऊंचे स्वर के होते हैं। यहाँ पर ये स्वरों का ही चैप्टर आपका चल रहा है। मंद्र का मतलब जो सबसे निचले स्तर का स्वर हो और मध्यम स्तर का हो वो सामान्य है। ताड़ सप्तक सबसे ऊंचे स्वर होते हैं। ठीक, ये बन सकता है पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, स्वरों की आखिर विशेषताएं क्या क्या होती हैं? स्वर की ऊंचाई को आरोह कहते हैं। स्वर की ऊंचाई को आरोह कहा जाता है। सा से नी की ओर बढ़ना, सा से सा रे गा मा पा धा नी, है ना। सा, जैसे सा आपका शुरू में आएगा, लास्ट में आपका नी जाएगा, तो सा से शुरू करोगे नी तक जाने में, तो इसको आरोह बोलते हैं, क्योंकि स्वरों की ऊंचाई यहाँ पर बढ़ेगी। स्वरों की ऊंचाई को ही आरोह के नाम से जाना जाता है। स्वर की निचाई, अगर स्वर नीचे की ओर जा रहा है, जैसे नी से लास्ट से पहले की तरफ जा रहा है, अंत से शुरू की तरफ जा रहा है, तो उसको अवरोह बोलेंगे। आरोह और अवरोही क्रम आपने पढ़े होंगे, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है ना। तो ये स्वरों की विशेषताएं आपकी होती हैं। उदाहरण के लिए मैं बात करूं आरोह, आरोह तो यहाँ पर सा रे गा मा पा धा नी सा, ये क्या होगा? आरोह। अवरोह उल्टा हो जाएगा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक, ये उल्टा हो गया आपका। तो इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी, है ना। और जितने भी मित्र के पास ये नोट्स नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो नोट्स आप लोग ले सकते हैं। देखो, एक तो मैं आपको यहाँ पर चीज़ों को बारीकी से समझा रहा हूँ, मेरा समझाने का मतलब आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। 2-3 दिन के बाद आप इन चीज़ों को भूल जाओगे, मुझे पता है। इसीलिए मैं कहता हूँ नोट्स को ले लो, मैं तो आपको थ्योरी समझा ही दूंगा, उसके बाद आप खुद से इनको रिवाइज करना, 1-2 बार देख लेना, तो कंसेप्ट आपका अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। पता चले पेपर में आप लोग कंफ्यूज हो गए। तो ये संगीत के नोट्स हैं, मैंने आप लोगों के लिए ही बनाए हैं, तो आप लोग इनको ले सकते हैं ना। संगीत आपका मिल जाएगा यहाँ पर। मैं नोट्स की पहले बात करूँ, फिर आगे के क्वेश्चन की बात करूँ। म्यूजिक कंप्लीट मिलेगा आपको, एग्रीकल्चर की भी नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, एग्रीकल्चर का भी इसमें कंप्लीट किया जाएगा, और आपका होम साइंस भी इसमें आपका कंप्लीट किया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन भी आपको कंप्लीट इसमें मिल जाएगा, खेल और स्वास्थ्य, ये सभी सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में आपके दिए गए हैं, जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। और हिस्ट्री ज्योग्राफी का तो आपसे पूछा ही जाएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी नोट्स आपको कंप्लीट मिल जाएगा। नोट्स के साथ पूछे गए PYQ क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। नोट्स आपको लेने कैसे हैं, यहाँ पर एक नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है, इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करो, अभी से इन नोट्स को प्राप्त कर लो। 299 इन नोट्स का प्राइस है, क्योंकि सिलेबस आपका बड़ा है। आप लोग 5 से 6 घंटे के भीतर पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो, ठीक। और क्लासेस का PDF वगैरह आपको सब कुछ उपलब्ध करा दिया जाएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो हमने आपको यहाँ पर ये क्या बताया था, कहाँ पर थे हम लोग? तो हमने यहाँ पर स्वरों की विशेषताएं आपको आरोह और अवरोह को उदाहरण देकर के समझा दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ स्वर और राग का संबंध क्या होता है। स्वरों का और राग का संबंध क्या होता है? हर राग में क्या होता है? प्रत्येक राग में कुछ विशेष स्वर होते हैं, प्रत्येक राग में कुछ विशेष स्वर होते हैं। कोई स्वर बादी या मुख्य होता है, कोई स्वर संवादी सहायक होता है, कोई बादी होता है, कोई संवादी होता है। रागों में स्वर, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं, यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। राग यमन, राग यमन क्या है? इसमें तीव्र माँ का प्रयोग होता है। अब पेपर में क्वेश्चन बनेगा तीव्र माँ का प्रयोग किस राग में होता है, तो राग यमन में क्या होता है? तीव्र माँ का प्रयोग होता है। याद कैसे रखोगे? यहाँ पर तीव्र माँ है और यमन में भी बीच का अक्षर आपका माँ है, तो राग यमन में माँ का तीव्र प्रयोग होता है। राग भैरव, राग भैरव में कोमल रे, कोमल धा का प्रयोग होता है, ठीक है ना। राग भैरव में, भैरव में, ठीक। इसको कैसे याद रखोगे कि भैरव में क्या प्रयोग होता है? देखो यहाँ पर मैं भैरव लिखूं इस प्रकार से, भैरव, तो देखो इसमें रा आ गया, तो रा से आप लोग कोमल रे को याद कर लेना, और कोमल धा,
भा को धा के टाइप में आप लोग उल्टा करके देख सकते हो ऐसे, और यहाँ पर भा। थोड़ा बहुत तो आपको सिमिलर लगेगा ही लगेगा, एक दो बार पढ़ना तो रट जाएगा आपको। भैरव में कोमल रे होता है और आपका कोमल धी होता है। यमन में आपका तीव्र मा होता है। आप लोग समझ गए, ठीक। अब देखो परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जितना अभी हमने आपको बताया उनका एक नज़र में क्विक रिवीजन आप लोग करो। तो यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ पर हमने आपको बताया कुल स्वरों की संख्या 12 है, शुद्ध स्वर आपके 7 हैं, विकृत 5 है, सा और पा अचल स्वर है। ये पेपर में यूपी टेट में PYQ क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है कि अचल स्वर कौन से हैं, सा और पा। इम्पोर्टेंट है, जो भी यहाँ पर हाईलाइट कर दिया जाए वो इम्पोर्टेंट है। सा और पा कैसे हैं, अचल अचल, ठीक। माँ कैसा होता है, तीव्र होता है। राग यमन में तीव्र माँ का प्रयोग होता है। रे गा धा नी के कोमल रूप होते हैं। कोमल रूप कौन कौन से, रे है, गा है, धा है, नी है, ये आपके कोमल रूप के होते हैं, ठीक। अब बात करेंगे राग। देखो पहला सिलेबस का टॉपिक मैंने खत्म कर दिया, पहला था आपका स्वर का, पहला था स्वर जिसको मैंने द एंड कर दिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक राग। राग क्या है, राग की यहाँ पर बात करने वाले हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है मित्र, लाइक तो आप लोग कर दो, और कोई भी इस वीडियो को देख लेता है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है, बहुत बड़ी गलती में हो आप लोग। सब्सक्राइब कर लो, पता चले मैं यहाँ पर मेहनत करता रहूँ पेपर के अंतिम दौर तक और आप सभी तक मेरी वीडियो ही ना पहुँचे, आप सभी को इसका लाभ ही ना मिल पाए, तो इसमें गलती हमारी है या आपकी है ना। आप ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कृत्य करते हैं। तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, लेकिन पता चले आप नुकसान कर बैठो, इसलिए मैंने कह दिया, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी, करो या ना करो, ठीक है ना। अगला देखो राग की बात कर लेते हैं। राग वह स्वर समूह है जो निश्चित नियमों के अनुसार गाया या बजाया जाए और श्रोता के मन में विशेष भाव उत्पन्न करे, उसे राग कहते हैं। समझ गए आप लोग, स्वर अलग बात है, राग अलग बात है। जो स्वरों का समूह ही है आपका वही राग है। स्वर जो है ना, स्वर को मैंने आपको बता दिया है ना, 12 टोटल हैं आपके, 7 शुद्ध है, 5 अशुद्ध है। स्वरों का जो समूह है, स्वरों का जो ग्रुप है ना, स्वर का जो समूह है वही आपका राग है। स्वरों का समूह ही क्या है, वही आपका राग हो जाएगा, ठीक। इतना तो आप लोग समझ गए। ये आपके जो राग होते हैं ये निश्चित नियमों के अनुसार गाए बजाए जाते हैं, जो सुनने वाले के मन में कोई भाव उत्प्रेरित करे, भाव उत्पन्न करे, वो झूम उठे सुन के, ठीक। अब देखो राग केवल स्वर नहीं है, राग केवल स्वर ही नहीं है, बल्कि निश्चित आरोह अवरोह भी इसमें शामिल है, वादी संवादी स्वर भी शामिल है, समय भी इसमें शामिल है। राग का टाइम भी होता है, संध्या कालीन, सुबह कालीन, दोपहर का, ये सब होता है, ठीक। भाव भी इसमें शामिल है, किस भाव में राग है, ठीक। इन सब का संयोजन होता है। तो राग में इन सभी का संयोजन होता है, निश्चित, अवरोह, आरोह, वादी संवादी का, समय का, भाव रस का, इन सभी के संयोजन को भी राग में ही शामिल किया जाता है, स्वरों के अलावा। स्वर तो आपके हैं ही उनका समूह, लेकिन ये बातें भी इंपॉर्टेंट हैं राग के। अब मैं बात करूं राग के मुख्य तत्व की। राग के मुख्य तत्व कौन कौन से, एक तो स्वर हो गया, स्वर अगर नहीं होंगे तो राग आपका बनेगा ही नहीं। राग में कम से कम 5 स्वर तो आवश्यक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि राग को बनाने के लिए या राग में अधिकतम नहीं, न्यूनतम कितने स्वरों की आवश्यकता है कम से कम, तो 5 स्वरों की आवश्यकता है, ये आप लोग समझ लेना, ठीक। आरोह को हमने बताया था, नीचे से ऊपर जाने की क्रमबद्धता स्वर यात्रा है आपकी। अवरोह ऊपर से नीचे, ये ठीक उल्टा होता है, ठीक है ना, उल्टा, और ये वाला सीधा आपका, आप लोग समझ गए। आगे यहाँ पर जैसे बात करें राग यमन की, है ना, राग यमन में तीव्र कौन सा होता है, माँ आपका तीव्र होता है, बताया था आपको। आरोह की तरफ बढ़े जैसे राग यमन में नी से गा मा तीव्र धा नी सा तक, और अवरोह में सा नी धा पा मा तीव्र गा रे सा, ठीक। यहाँ पर तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया, सा रे गा मा पा ध नी सा, अवरोह का मतलब उल्टा, ठीक, उल्टा होता है। सा ना, ये आपका आरोह है राग यमन में, क्योंकि आपके राग में कितने स्वरों की आवश्यकता होती है, न्यूनतम आपके 5 स्वरों की आवश्यकता होती है।
अब बादी क्या है, बादी स्वर क्या है, बादी क्या है, राग का सबसे प्रमुख स्वर राजा कहा जाता है। राग का राजा किसे कहा जाता है बताओ, राग का राजा किस स्वर को कहा जाता है, राग का राजा स्वर वो आपका हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा बादी स्वर को कहा जाता है। संवादी आपका मंत्री ठहरा, अरे मिनिस्टर साहब, वादी का सहायक, मंत्री साहब हैं, संवादी का मतलब स्वर का मंत्री हो गया। और ये क्या हो गया, राजा, अरे राजा सम्राट होता है, राग का प्रमुख स्वर राजा जिसको वादी बोलते, वादी स्वर आपके राजा हैं, संवादी आपके मंत्री हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ और बात की गई है इम्पोर्टेंट, देखो जाति स्वरों की संख्या के आधार पर बात करें, अगर जाति के आधार पर स्वरों की संख्या, देखो औडो, औडो की कितनी है 5 है, साडो की कितनी है 6 है, संपूर्ण कितने हो गए 7 है। ये प्रकार हैं आपके, ठीक है ना, शायद बन सके क्वेश्चन इसलिए आपको बता दिया। और उदाहरण के लिए यहाँ पर एक आपका है राग भूपाली, राग भूपाली कैसा है, ओड़व है, औड़व, राग भूपाली औड़व है। और राग भैरव आपका संपूर्ण में आता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर बात करें, राग ही आपका चैप्टर अभी तक चल रहा है। राग और समय का सिद्धांत क्या है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में हर राग एक निश्चित समय पर होता है, राग का भी मित्र निश्चित टाइम होता है। पता चले आप सो के उठे राग में लग गए, ऐसा नहीं होता है, इसका भी निश्चित टाइम होता है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ टाइम आपके दिए गए हैं, उनको यहाँ पर जान लो। जैसे आपका प्रातः काल में क्या होता है, राग भैरव। अगर आपसे पूछा जाए राग भैरव का गायन काल का टाइम क्या होता है, तब आप बताओगे कि सवेरे सवेरे गाते इसको, मॉर्निंग टाइम में, सुबह सुबह, ठीक, प्रातः काल में। संध्या काल में राग यमन, राग यमन संध्या में। रात में भाई राग दरबारी कानड़ा, राग दरबारी कानड़ा रात्रि में। और यमन संध्या में। भैरव, भैरव प्रातः काल में, ठीक है ना, भैरव आपका प्रातः काल में, ठीक। अगला यहाँ पर देखो आपके सामने है कुछ प्रसिद्ध राग की मैं बात करूँ, कुछ प्रसिद्ध राग की बात करूँ। जैसे पहला राग है आपका राग भैरव। राग भैरव का टाइम क्या है गाने का, तो प्रातः काल इसको गाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है, कोमल रे, कोमल धा इसकी विशेषता हो जाएगी राग भैरव की। और भाव कैसा इसका होता है, गंभीर और शांत। ये भाव विभोर भी पूछ सकता है कि राग गायन में भाव कैसा उत्पन्न होता है, तो भाई गंभीर होता है, शांत होता है। टाइम इसका सवेरे का होता है, सवेरे इसको गाया जाता है, सुबह मॉर्निंग टाइम में, ठीक। ये बात आपको पता हो गई। तो पहला राग भैरव, कुछ ये प्रसिद्ध आपके राग हैं। दूसरा राग है आपका राग यमन। क्या है, राग आपका यमन। यमन में मैंने आपको शुरू से बता कर के आ रहा हूँ, बीच का आपका अक्षर माँ है। माँ कैसा है आपका, तीव्र है, माँ कैसा है, तीव्र माँ इसकी विशेषता है। और राग यमन आपका सांझ को गाया जाता है, संध्या को गाया जाता है। इसका भाव कैसा होता है, राग यमन का जो भाव विभोर करने वाला जो होता है ना, जो राग उत्पन्न होते हैं वो मधुर होते हैं, भक्तिमय होते हैं। तो राग यमन भक्ति के लिए और मधुरता के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, कहाँ से भी पूछ ले, घुमा सकता है एग्जामिनर, उसकी कोई भी यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं कैसा क्या बना ले, जब तक ये कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। वही मैं आपको कंसेप्ट ही क्लियर करा रहा हूँ, बार बार चीज़ों को दोहराते हुए। तो मधुर भक्ति आपके राग यमन में आ जाएंगे। तीव्र माँ इसमें होता है, टाइम इसका संध्या काल होता है गाने का, आपने समझ लिया। एक आपका राग दरबारी कानड़ा है, रात में गाया जाता है। भाव इसका गंभीर है और करुणामय है, करुणामय और गंभीर राग दरबारी। मात्र आपका राग यमन भक्ति और मधुरता वाला है, मधुर वाला है, ठीक। अब परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। राग का मतलब क्या होता है, राग का मतलब हमने आपको बताया स्वरों का इसमें समूह शामिल है। इसके कुछ नियम होते हैं, शाम को गाते हैं, सवेरे टाइम में गाते हैं। और इसका कुछ भाव होता है, किसी का शांत भाव होता है, किसी का गंभीर भाव होता है ना, करुणामय भाव होता है। और इनका टाइम एक निश्चित टाइम होता है। तो इन सभी के संयोग को ही राग बोलेंगे, ये बात मैंने आपको बता दी है। और कम से कम 5 स्वर तो आवश्यक है राग में, ठीक है ना। राग में वादी और संवादी महत्वपूर्ण है आपके राग में। जाति के आधार पर औड़व है, साड़व है और आपका संपूर्ण है। प्रत्येक राग का निश्चित टाइम होता है, ये तो बात मैंने आपको बता दी। ये कुछ छोटी छोटी बातें पेपर में आपसे भारी पड़ेंगी, देख लेना, एक एक क्वेश्चन मिला दूंगा पेपर के बाद। अगला देखो राग के नियम।
राग के नियम, राग के नियम, एग्जाम इम्पोर्टेंट। कम से कम 5 स्वरों की आवश्यकता होती है राग में। सा और पा कैसे हैं? अचल। ये पेपर में आ भी चुका है, ऊपर के क्वेश्चन में आपको बताया है। हर राग का बादी संवादी होता है। बादी होता है राजा, बादी होता है राजा, संवादी होता है मंत्री साहब होते हैं। ठीक, ये तो आपको बताया ही है। प्रत्येक राग का निश्चित टाइम होता है। आरोह अवरोह अलग हो सकते हैं। पकड़ से राग की पहचान होती है। ठीक, ये राग के कुछ नियम थे जिनसे आपका रिवीजन हो गया। अब देखो आपका तीसरा टॉपिक आ गया लय। लय आपके सिलेबस का तीसरा टॉपिक दिया गया है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अभी वीडियो आपकी लंबी खिंचेगी, इसको देखते रहो, आनंदित होकर के देखो। इसको बोझ की तरह मत लेना। अगर बोझ की तरह लिया तो माइंड डल हो जाएगा, आप लोग चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। एकदम प्रसन्नता के साथ आप चीज़ों को समझने का प्रयास करो। जिस भाव में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी भाव में इन पॉइंटों को आप लोग समझने का प्रयास करो। लय आ गया आपका। अब लय क्या होता है? अरे कोई गाना गाया जाता है तो वो लयबद्धता में गाया जाता है, वही लय है। संगीत में ध्वनि या स्वरों की गति, स्पीड को लय बोलते हैं, है ना। सारे गा मा पा धा नी सा, एक इनकी गति होती है। कोई भी स्वर हो या ध्वनि हो, आप कोई भी लोकगीत गाते हो, फिल्मी जगत का गाना गाते हो, कैसा भी गाते हो, तो हर गाने में एक गति होती है, एक स्पीड होती है। स्पीड को ही लय बोलते हैं। ठीक, अर्थात गीत, वादन, नृत्य किस गति से प्रस्तुत किया जा रहा है वही लय है आपका। बिना लय के संगीत असंतुलित और असंगठित हो जाता है। लय के बगैर आपका संगीत असंतुलित और असंगठित हो जाएगा। उतना संगीत में मज़ा ही नहीं आएगा जब उसमें लय नहीं होगा। लय का मतलब क्या हो गया? स्पीड हो गई। लय संगीत का प्राण मानी जाती है। लय संगीत का प्राण मानी जाती है। लय का महत्व क्यों है? लय का महत्व क्यों है? स्वर और ताल को संतुलित रखती है। स्वर और ताल को संतुलित कौन रखती है? लय रखती है। गायन वादन को आकर्षक बनाती है। नृत्य में तालमेल बनाए रखती है। समूह गान में एक रूपता लाती है। समूह गान में जैसे आप लोग समूह में गाना गाते हो तो सभी का लय जो होता है वो एक समान होता है, तो एक रूपता लाने का भी काम लय का ही होता है। पता चले दूसरा गा रहा है कुछ और लय में, आप गा रहे कुछ और लय में, तो एक रूपता आपकी हो जाएगी खंडित, है ना। अब लय के प्रकार की बात करें यहाँ पर, ठीक है ना। लय के प्रकार की बात कर लेते हैं। लय, लय के प्रकार, प्रकार, अर्थ और उनका उपयोग। विलंबित लय। विलंबित का मतलब यार तुम पहले ही विलंबित हो गए, लेट हो गए, तो धीमी गति का हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत की आलाप और ख्याल में विलंबित लय का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन बनेगा कि शास्त्रीय संगीत की आलाप और ख्याल गायनी में किसका प्रयोग होता है, किस प्रकार के लय का होता है? तो विलंबित लय का प्रयोग होता है। मध्य लय मतलब सामान्य गति, जैसे भजन है, गजल है, सामान्य गीत में मध्य लय। और द्रुत लय, द्रुत लय का मतलब तेज गति, जैसे तराना, तिराही नृत्य, तराना, तिहाई नृत्य। तराना, तिहाई नृत्य में क्या किया जाता है? तेज गति से द्रुत लय में, द्रुत लय में आपका तराना, तिहाई नृत्य आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखो आपको हमने लय भी बता दिया। लय और ताल के बीच का संबंध क्या होता है? लय और ताल के बीच का संबंध क्या है, इसको भी समझ लो। लय गति है, लय का मतलब स्पीड है, गायन की स्पीड है आपकी। ताल मात्राओं को निश्चित चक्र है, ताल मात्राओं का निश्चित चक्र है। लय के बिना ताल का पालन कठिन है, यानी कि दोनों आपके संबंधित है। लय के बिना ताल का पालन कठिन है। उदाहरण के लिए यहाँ पर बात करें, 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं, पर उसे विलंबित, मध्य या ध्रुत में गाया जा सकता है। 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं जिनको तीनों प्रकार के लय में गाया जा सकता है, सामान्य में, मध्य में और ध्रुत में या विलंबित में। ठीक, लय की विशेषताएं क्या होती हैं? लय की विशेषताएं आपकी क्या होती हैं? ये आपके नियमित होते हैं, रेगुलर होते हैं, समान अंतराल पर चलती हैं, अभ्यास से आपकी लय सुधरती है, मनोभाव के अनुसार ये आपकी बदलती है लय। ठीक, लय और ताल में अंतर क्या है? लय और ताल में अंतर क्या है इसको समझ लो, क्योंकि बन सकता है क्वेश्चन। एक तरफ लय है, दूसरी तरफ ताल है। लय क्या है? लय एक स्पीड है, गति को दर्शाती है, जबकि ताल क्या है? ताल मात्राओं का समूह है। और लय आपकी धीमी, मध्यम, तेज हो सकती है। इसमें आपकी निश्चित मात्राओं की संख्या होती है ताल में। स्वर की चाल आपकी लय में है,
लेकिन समय का चक्र आपका ताल से संबंधित, ताल सीधा सा संबंध इनका मात्राओं से है, लय का आपका गति से होता है। अंतर दोनों में इतना है, स्पष्ट आपका हो गया। अब देखो कुछ वन लाइन रिवीजन कर लो। लय का मतलब आपको बताया गति होता है। 3 मुख्य प्रकार है, विलंबित, मध्य, द्रुत। लय संगीत का आधार है, ताल को नियंत्रित करती है। ताल को नियंत्रित कौन करती है? लय करती है। स्वर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, राग परिचय हमने आपको कंप्लीट करा दिया। अब आपका जो तीसरा टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने लय स्पीड को समझाया, ताल का ज्ञान आपको करा दिया, मात्राओं से रिलेटेड है, समय का चक्र पर आधारित होता है। अब बात हम करेंगे तीव्र मध्यम वाले राग और ताल। ताल को भी और आपको डीपली समझाएंगे, फिर वंदना गीत, झंडा गान, फिर आपका ये पूरा आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अच्छे से देखते रहिए एकदम प्रफुल्लित होकर के। ठीक, आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर ताल को थोड़ा गहराई से समझ लो, सिलेबस का पार्ट है आपका। संगीत में मात्राओं, बिट्स के निश्चित एवं नियमित समूह को ताल कहा जाता है। तो मात्राओं के निश्चित एवं नियमित समूह को ताल कहा जाता है, अर्थात समय को समान भागों में बांटकर जो चक्र बनाया जाता है वही ताल है। ताल संगीत का ढांचा, फ्रेमवर्क है। तो पूछा जाए आपका ताल जो है ना, ऐसे पूछा जाए कि संगीत का ढांचा क्या है, संगीत का फ्रेमवर्क क्या है, उत्तर आपका होगा ताल। ताल के बिना संगीत असंतुलित आपका हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। ताल के मुख्य अंग क्या हैं? ताल के मुख्य अंग आपके 6 यहाँ पर बताए गए हैं, एक एक करके इनको समझ लो। ताल के मुख्य अंग की यहाँ पर बात करते हैं। एक तो आपका मात्रा हो गया, मात्रा होना ताल में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ताल की सबसे छोटी इकाई क्या है? मात्रा। ताल की सबसे छोटी इकाई क्या है? मात्रा, बिट। विभाग इसका क्या होता है? मात्राओं का समूह इसका विभाग होता है। सम क्या है? सम क्या है? ताल का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मात्रा। गायक वादक का जोर सम पर होता है। जो गायक होता है, जो वादक होता है, उसका जोर सम पर होता है। ठीक, ये ताल का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मात्रा आपकी है सम। ताली क्या है? हाथ से बजाकर संकेत देना ताली, ये आपके ताल में ही आ जाती है। खाली क्या है? ताली तो आप लोग जानते हो, खाली क्या है? जहाँ ताली नहीं बजाई जाती है, हाथ लहराया जाता है, वो आपकी खाली है। खाली को मैं भी नहीं जानता था आज से पहले, आज हमने भी जान लिया। ये खाली क्या है भाई? ताली तो सभी लोग जानते, खाली जहाँ पर ताली नहीं बजाई जाती है, सिर्फ हाथ लहराया जाता है, उसको खाली बोलते हैं, इम्पटी बोलते हैं, है ना। आवर्तन क्या है? ताल का एक पूरा चक्र आपका आवर्तन कहलाता है। अब ताल की विशेषताओं की बात करें तो इसमें निश्चित मात्राएं आपकी होती हैं, एक ये चक्र में आपका चलता है। ताली खाली का क्रम होता है। सम अत्यंत महत्वपूर्ण इसमें आपका है। सम अत्यंत महत्वपूर्ण किसमें है? ताल में है आपका। प्रमुख ताल की बात करें, एग्जाम इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। प्रमुख ताल, तो प्रमुख ताल आपका पहला ताल है 3 ताल। कौन सा है? 3 ताल। 3 ताल की बात कर लेते हैं। 3 ताल, मात्राएं 3 ताल में कितनी है? ये मैं ताल को ही आपको बता रहा हूँ। ताल में आपका एक है 3 ताल, क्या है? एक आपका है 3 ताल। तो हम पहले 3 ताल को समझ लेते हैं। इसमें मात्राओं की संख्या 16 होती है। विभाजन 4 + 4 + 4 + 4, अर्थात 16 टोटल हो जाएगा। ताली कितनी है? 1, 5, 13 पर ताली होती है। खाली 9 पर, 9 आपकी खाली है। और इसमें बोल क्या है? बोल इसमें धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो इस प्रकार से आप लोग गा भी सकते हो। ये है आपके इसके बोल, ठीक है ना, बोल है इसके। महिलाएं इसको अच्छे से गा सकती हैं, पुरुष भी गा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन दोनों में अंतर है थोड़ा। झपताल आपका दूसरा है। झपताल में मात्राएं कितनी हैं? 10 होती हैं। विभाजन 2 + 3 + 2 + 3, 2 3 2 3। ताली 1 3 8, खाली 6, खाली 6 होता है। ये झपताल है। ये ताल का ही प्रकार दूसरा है झपताल। और एक ताल है। एक ताल में आपका 12 मात्राएं होती हैं। विभाजन 2+ के फॉर्मेट में आपकी 6 बार हैं। ताली 1 5 9 11 और आपकी खाली 3 और 7 आपकी होती हैं। ठीक, अब देखो प्रमुख ताल की मैंने बात आपसे की। यहाँ पर 3 ताल को आपको बताया, मात्राएं 16 है 4 4 के विभाजन में। ठीक, और इसका बोल
धा धिन धा, इस टाइप से है आपको, ये तो हमने बता दिया। और झपताल भी बता दिया, एक ताल भी बता दिया, ठीक है ना। अब थोड़ा यहाँ पर रिवीजन फॉर्मेट में देख लेते हैं चीज़ों को। ताल का मतलब क्या है, मात्राओं का चक्र। सम का मतलब क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है आपका ये ताल में। 3 ताल में मात्राएं कितनी हैं, 16 हैं आपकी। झपताल में कितनी है, 10 मात्राएं हैं। एक ताल में कितनी मात्रा हैं, 12 मात्राएं हैं। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में नहीं आएंगी, मैं तो यहाँ पर बता दूंगा, अब 10-5 मिनट के बाद ये भूल जाओगे कितनी कहाँ मात्राएं थी, किनको क्या बोलते थे। इसलिए इन नोट्स को लेकर के अभी से इसको 2-3 बार पढ़ लेना, पेपर से पहले भी पढ़ लेना। बहुत बार आप लोग इसको पढ़ लोगे, जब जब आप पढ़ोगे तो मेरी बातें आपको याद आएंगी, अवश्य आएंगी, ठीक है ना। आप कहोगे कि सर ने हमें यहाँ पर इन चीज़ों को बताया था, इसलिए पेपर से पहले रिवीजन किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो तीव्र मध्यम वाले, अब आपका ये टॉपिक आ चुका है नेक्स्ट टॉपिक, जो तीव्र मध्यम वाला आपका सिलेबस दिया गया है। तीव्र मध्यम माँ वाले राग, महत्वपूर्ण नोट्स आप लोगों के लिए। तीव्र माध्यम क्या है, तीव्र माध्यम क्या है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में मध्यम जो माँ है ना, 2 प्रकार का होता है। एक शुद्ध माँ इस प्रकार का होता है, ठीक, और तीव्र मध्यम जो होता है माँ के ऊपर इस प्रकार से साइड में टोपी चढ़ी हुई है इस प्रकार से, और शुद्ध माँ आपका इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर देखो, जब मध्यम स्वर आधा स्वर ऊंचा किया जाता है तो उसे तीव्र मध्यम कहा जाता है। जब मध्यम स्वर आधा स्वर ऊंचा किया जाता है उसे तीव्र मध्यम स्वर कहते हैं। तीव्र भी हो और मध्यम भी हो, इसका मतलब है जो आपका तीव्र है ना, तीव्र को थोड़ा हाफ कर दो, 1/2 कर दो, वही आपका तीव्र मध्यम हो जाएगा, ठीक है ना। और 12 स्वरों में केवल माँ ही एक ऐसा स्वर है जिसका तीव्र रूप होता है। माँ को याद कर लेना भाई, मैंने कई बार बताया है, तीव्र होता है। शायद पेपर में यही पूछ ले कि सबसे ज़्यादा तीव्र स्वर कौन सा है, तो माँ को उत्तर कर देना। तीव्र मध्यम वाले रागों की विशेषताएं क्या है, इसमें माँ का स्थान तीव्र इस प्रकार से होता है। अधिकतर ऐसे रागों का गायन संध्या या रात्रि में होता है। इन रागों में मधुरता गंभीरता का सुंदर मेल होता है, ठीक। यहाँ पर आप लोग पुनः इन चीज़ों को जान लो। राग यमन बता तो हमने अभी आपको दिया था, ठीक है ना। इसका थोट कैसा है, कल्याण थोट होता है। थाट का मतलब सोच कह लो या थाट कह लो, तो कल्याण होता है। टाइम इसका संध्याकालीन होता है राग यमन का, और इसकी जाति आपकी संपूर्ण में आती है। और इसकी विशेषता क्या है, तीव्र माँ इसकी विशेषता है। वादी गा है, संवादी नी है। भाव इसका भक्ति और शांति वाला होता है राग यमन का, ठीक है ना। ये आपने पहला जान लिया, ठीक। और आरोह इसमें क्या है, नी रे गा मा, तीव्र माँ है इसमें, इसमें भी तीव्र माँ होता है, ठीक। उल्टा सीधा क्रम आपका होता है आरोह अवरोह का। और दूसरा आपका इसमें क्या होता है, राग पूरिया। राग पूरिया इसका थाट क्या है, मारवा, थाट मारवा। समय क्या है, संध्याकालीन। विशेषता क्या है, तीव्र माँ, भाव गंभीर और आपका शांत होता है। विशेषता सभी में आपकी तीव्र माँ होगी। एक आपका होता है राग मारवा, ऊपर क्या हमने बताया, राग एक पूरिया बता दिया, और एक आपका राग मारवा होता है। ये तीव्र माँ की ही हम बात करें, तीव्र माँ राग की, ठीक है ना। तीव्र मध्यम वाले राग मारवा, इसका थाट सूर्यास्त पर राग मारवा गाया जाता है। तीव्र माँ और कोमल रे इसकी विशेषता होती है। भाव गंभीर और चिंतनशील इसमें होता है। और चौथा क्या है, राग शुद्ध कल्याण। राग शुद्ध कल्याण, थोट कल्याण। विशेषता शुद्ध माँ और तीव्र माँ दोनों इसमें होते हैं। भाव इसका माधुर्य होता है, ठीक, भाव इसका माधुर्य होता है। तो बहुत सी जानकारी आपको बताई, कुछ जानकारी फिर से जान लो। केवल माँ का तीव्र रूप होता है। तीव्र मध्यम वाले इस प्रकार से दर्शाए जाते हैं। कल्याण थोट के अधिकांश रागों में तीव्र माँ है। राग यमन सबसे महत्वपूर्ण तीव्र मध्यम वाला राग है। अधिकतर समय इसका संध्या टाइम में होता है तीव्र मध्यम वालों का। अब दूसरा टॉपिक आ चुका सिलेबस का, राष्ट्रीय गीत वगैरह। तो राष्ट्रीय गीत जो है ना, वंदे मातरम के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। ये आनंद मठ इनका उपन्यास है। आनंद मठ के उपन्यास से ये आपका लिया गया है, ठीक। राष्ट्रीय गान बच्चों को पता होगा, जनगण मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है। और ठीक है ना, 52 सेकेंड इसकी गाने की अवधि आपकी होती है, 52 सेकेंड, ठीक। झंडा गान किसने लिखा है,
झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये श्यामलाल गुप्त पार्षद ने इसको लिखा है, ये बात इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। तो मैंने यहाँ पर पूरा सिलेबस आपका द एंड कर दिया मित्र, है ना। रिवीजन करने के लिए आप लोग इन नोट्स का सहारा ले सकते हैं। तो नोट्स में आपको सिर्फ म्यूजिक के अलावा बहुत कुछ देने वाला हूँ। वन लाइनर के फॉर्मेट में सारे के सारे PYQ, एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, है ना, और आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फटाक से इनको ले सकते हो। लेने के लिए यहाँ पर एक नंबर लिख देता हूँ 9696400597। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग कर सकते हैं इन नोट्स को प्राप्त करने के लिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से चीज़ों को पढ़िएगा, रिवीजन करते रहिएगा और इधर उधर के ज़्यादा फालतू के कंटेंट में मत पढ़िएगा। पेपर का अंतिम दौर होता है रिवीजन करने का, जितना आपने पढ़ा है उतना रिवीजन करो आप लोग, ठीक है ना। और बड़ी बड़ी मैराथन के चक्कर में मत पढ़ना, कोई 10 घंटा पढ़ाए, कोई 12 घंटा पढ़ाए, आपके 12 घंटा वो ले के डूब जाएगा, है ना, ले डूबेगा आपका टाइम। तो ऐसी गलती मत करना। 12 घंटे में कोई 100 क्वेश्चन करा रहा, कोई 500 क्वेश्चन करा रहा, वे क्वेश्चन पेपर में कतई भूल के भी नहीं आएंगे। जितना आप रिवीजन करोगे वही आपका काम करेगा, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट जो भी लोग लगा रहे हो, मॉक टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है ना, बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।